हॉस्पिटल में काम तो कर रहे हो लेकिन सैलरी बहुत ही कम मिल रही है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल खुश नहीं हो। तो चिंता की बात नहीं है, आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप बहुत ही ज़्यादा हाई सैलरी ले सकते हो, इवन चाहे छोटे हॉस्पिटल में काम करो चाहे बड़े। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें सैलरी अपनी बढ़ानी है तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले आप जाते हो एज ए फ्रेशर। एज ए फ्रेशर जो आपकी सैलरी है वो 24,000, 22,000 या 26,000 तक होती है। 22 to 26 के बीच में कोई एक नंबर लेके चलोगे, इतनी आपकी सैलरी होगी। तो जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो बीएससी करके, तो सबसे पहले एज ए फ्रेशर आप जाते हो तो आपकी सैलरी नेगोशिएशन होती है। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं वो बोलते ही नहीं है कुछ आगे जाके। वो बंदा आपसे पूछ रहा है कि कितनी सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो आप बोलते हो सर आप देख लो कितनी आप दोगे, है ना। ये जो आंसर है बिल्कुल गलत है, आपको कभी ऐसे नहीं बोलना है। अपनी एक्सपेक्टेशन हमेशा आपको 25 to 28 के बीच में रखनी है, चाहे एज ए फ्रेशर जा रहे हो चाहे कुछ भी है। आपको कुछ आता है नहीं आता है, नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर अच्छी नॉलेज है, आपने अच्छे से उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर करा, आपने हर एक चीज़ उनको सही से बताई है, तो इसका मतलब अगर ये आपने इंटरव्यू क्लियर कर ली है तो आपका हक बनता है, आप कितनी भी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपेक्ट आप करो एटलीस्ट 25 to 28 के बीच में। अगर 28 आप बोलते हो तो वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा सैलरी, इतनी तो हम नहीं दे सकते। तो फिर उनको पूछो अच्छा आप कितनी दे सकते हो, है ना। तो अगर वो आपको 22, 23, 24 के बीच में कोई एक नंबर बोलते हैं तो आप उनको बोलो नहीं सर ये तो बहुत कम है, मैंने पहले भी किसी हॉस्पिटल में ट्राई करा था, वहाँ पे भी इतनी थी, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है अगर आप इतनी नहीं दे सकते तो आप ऐसे करो सर आप 1,000 रुपये कम कर दो, ठीक है। तो बोलेगा नहीं 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 इतना नहीं। फिर और जैसे आप कपड़े लेने जाते हो ना, तो कितनी नेगोशिएशन करते हो, यहाँ पे भी नेगोशिएशन करो यार, आपको सैलरी मिल रही है, आप काम कर रहे हो तो इसलिए सैलरी मिल रही है ना। तो नेगोशिएशन करो, फिर लास्ट 25 या 26 पे आके स्टक हो जाओ। यहाँ तक 26 तक अगर कोई दे रहा है या 25 तक अगर कोई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना, चाहे वो मैक्स हो चाहे वो 40 है, चाहे बड़े से बड़ा चाहे छोटे से छोटा कोई भी हॉस्पिटल है, उससे ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, अब आपने नेगोशिएशन कर ली, सब कर लिया, अब मान के चलो कि आपकी 26 सैलरी हो गई है, 25 या 26 मान के, 25 एक एवरेज सैलरी मान के चलते हैं कि 25 सैलरी हो गई है। अब आगे क्या करना है, तो अभी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में ही हमेशा ट्राई करना है। छोटे हॉस्पिटल में जाते हो तो कोशिश करो कि 25 का एवरेज सैलरी आप ले लो। अगर आपको इतनी कोई सैलरी दे रहा है तो ठीक है, क्योंकि छोटे हॉस्पिटल मैंने आजकल देखा है उनके पास स्टाफ कम जा रहे हैं तो वो ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, लेकिन काम वहाँ पे इतना नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम वाला, या ये चीज़ें जो जो स्टाफ सोचता है कि मैं बड़े हॉस्पिटल में जाऊँ तो वहाँ पे बहुत काम है तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो छोटे हॉस्पिटल भी आपको अच्छी सैलरी दे देते हैं, तो उनके अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो 25 या 24 की अपनी एवरेज सैलरी रखो, इससे नीचे नहीं जाना है आपको। उसके बाद जैसे ही आपको 1 साल हो जाता है, कोशिश करो 1 या 2 साल, 2 साल मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, और 1 साल के बाद ही आप हॉस्पिटल को चेंज कर लो। हॉस्पिटल चेंज करने के साथ कई स्टूडेंट में भी कमेंट सेक्शन में आप ये भी बोलो कि वो ऐसे सोचेंगे कि आप तो हर साल के बाद छोड़ रहे हो, तो मतलब यहाँ पे भी ऐसे नहीं टिकोगे। तो बहुत सारे रीज़न आप उनको दे सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि मैम ये मेरे घर से बहुत दूर पड़ रहा था, या फिर यहाँ पे सैलरी मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी, या फिर जब भी मैं जाता था तो ये बहुत ज़्यादा दूर था मेरी ट्रांसपोर्टेशन का और ये सारी चीज़ों की दिक्कत हो रही थी, या फिर यहाँ पे मैं फैमिली के साथ रहता था, अब मेरी फैमिली ने अपना जो घर है वो चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से मुझे इधर आना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने चेंज करा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोल के मतलब बता सकते हो, तो वो मान जाते हैं ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जब आप 1 साल के बाद कहीं छोड़ के जाते हो, मान लो आपने 26 की तो आपकी 28 हो जाएगी, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है ना। अभी आप फिर से छोड़ोगे 1 या 2 साल के बाद, तो फिर आपकी 32, 33 हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, मतलब मेरे अपने हॉस्पिटल में मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो बाहर से आए हैं, मतलब BLK से कोई आया, कोई कहीं से आया, और उनकी सैलरी मतलब उतनी है जितनी मेरी 5 साल के जब मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है उस टाइम पे जितनी मेरी सैलरी हुई थी, वो 3-3 साल में ही ले रहे हो। कैसे ले रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रीवियस सैलरी ज़्यादा है। प्रीवियस सैलरी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उन्होंने एक ही टाइम या एक ही बार किसी लंबे टाइम के लिए किसी एक हॉस्पिटल में काम नहीं किया, इसलिए। तो सैलरी बढ़ाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है अगर आप करो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि अपनी स्टडी को हमेशा इंक्रीज़ करते रहो। अगर आपकी GNM है तो कोशिश करो पोस्ट BSc करने की, BSc है तो कोशिश करो MSc करने की। जितनी आपकी स्टडी ज़्यादा होगी उतनी सैलरी बढ़ने के चांसेस आपका ज़्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी स्टडी बढ़ती जाएगी आपको पोस्ट भी अच्छी मिल जाएगी। पोस्ट अच्छी मिलेगी तो ऑब्वियसली सैलरी भी अच्छी मिलेगी।
उसके साथ साथ आप कोशिश करो, अगर आपको 3 साल एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद आप कम से कम 2 साल के लिए एक हॉस्पिटल में टिको जहाँ पे आपको टीएल पोस्ट आराम से मिल जाए। जैसे आपको टीएल पोस्ट मिल जाती है, 1 साल काम किया, फिर आपने उसके बाद छोड़ देना है। छोड़ के फिर नेक्स्ट अगले हॉस्पिटल में टीएल पोस्ट पे जाओ और अच्छी सैलरी भी लो। अभी यहाँ पे स्टडी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आपका स्टडी बढ़ती जाएगी, आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे आपने टीएल पोस्ट पे ज्वाइन करा, उसके बाद आप सुपरवाइजर पोस्ट पे ज्वाइन करो, फिर जैसे ही आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है, 7 ईयर्स में कोशिश करनी कि सुपरवाइजर तक आपको पहुंचना ही कैसे भी करके। जैसे सुपरवाइजर हो जाते हो तो फिर चेंज करो, कोई चाहे थोड़ा सा छोटा हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पे एएनएस की पोस्ट लेने की, क्योंकि 7 ईयर्स के बाद एएनएस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कोशिश करो छोटे हॉस्पिटल में अगर आपको मिल जाती तो लो, फिर आप 1-2 साल वहाँ पे काम करो, फिर बड़े हॉस्पिटल में जाओ, फिर एएनएस या डीएनएस की पोस्ट लो, चाहे आप जब आप 10 साल की एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऐसे करके ना आप अपने पैसे बढ़ा सकते हो, सारी चीज़ें बढ़ा सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें फिर ही होगी, बड़ी पोस्ट फिर ही होगी अगर आपकी नॉलेज आपके पास होगी। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने जो डिस्कस करी, ये सारी ज़ीरो की ज़ीरो रहेगी, क्योंकि नॉलेज के बिना आपको कोई अच्छी पोस्ट नहीं देगा। अभी कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेचारे हॉस्पिटल ही ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने कोर्स अपना बना रखा है और मैंने प्राइस भी बहुत ही कम रखा है। अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हो, कम पैसे दे के भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप जल्दी से इंटरव्यू क्लियर करो और जल्दी से हॉस्पिटल ज्वाइन करो और अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करो। क्योंकि इतने पैसे लगाने के बाद अगर आपने जॉब भी नहीं करी, पैसे भी नहीं कमाए, तो फिर सारे पैसे लगाए भी ज़ीरो के ज़ीरो ही हो जाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से डायरेक्ट आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। तो कोर्स ज्वाइन करने के विदिन 7 डेज़ के बाद ही मैं आपको हॉस्पिटल ज्वाइन करवा दूंगा, हॉस्पिटल में इंटरव्यूज भी दिलवा दूंगा। सारी चीज़ें आपकी आराम से हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो तरीका है सैलरी बढ़ाने का वो है हमेशा हाई डिमांडिंग एरिया को ही आपको चूज़ करना है। हाई डिमांडिंग एरिया कौन से होते हैं, जैसे मेडिकल आईसीयू हो गया, न्यूरो आईसीयू हो गया, कार्डियक आईसीयू हो गया, या कैथ लैब हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, प्री और पोस्ट ऑप हो गया, या फिर ओटी या फिर सीटीवीएस हो गया। तो ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई पे होती है। सीटीवीएस या फिर ट्रांसप्लांट यूनिट जैसे आईसीयू में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी और मेडिकल आईसीयू वाले की सैलरी में बहुत डिफरेंस आएगा। और अगर उसी को आप वार्ड में कंपेयर करोगे वार्ड वाले स्टाफ से, उनसे तो 7-8,000 या 10,000 तक का भी डिफरेंस आ जाता है, जैसे आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो कोशिश करो हाई पे हाई डिमांडिंग वाले एरिया में ही जाना है, वार्ड वगैरह में ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि हमेशा कोशिश करो सीनियर स्टाफ, सीनियर से फिर टीएल, टीएल से फिर सुपरवाइज़र बनने की, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब नर्सिंग से हट के जब आप थोड़ा टाइम के लिए नर्सिंग में काम कर लेते हो 4-5 साल, उसके बाद आपका भी शायद दिल करे कि यार अब मेरा ना बेड साइड काम करने का मन नहीं करता, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो मतलब एक छोटा सा कोर्स होता है आईसीएन का वो कर सकते हो, या एजुकेटर का होता है वो कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत जगह पे करवाते हैं, मैक्स मेदांता वगैरह भी अपने कोर्स जो है करवाता रहता है, तो वहाँ पे ज्वाइन करके आप उनके कोर्स को एनरोल कर सकते हो। 6 मंथ कोर्स करने के बाद या 1 ईयर का कोर्स लेने के बाद आप आराम से आईसीएन या फिर एजुकेटर बन सकते हो जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उसके साथ आपको बेड साइड काम नहीं करना है, बस घूमना फिरना है और पढ़ाई करवानी है, जिसके साथ आपको बहुत इजी तरीके से बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। तो वहाँ पे थोड़ी सी इज्जत आपकी और बढ़ जाती है, क्योंकि सब आपको सर मैम मैम करते रहेंगे। पढ़ाना ही है और कोई काम नहीं है, बस घूमना है फिरना है और ज़्यादा कोई काम नहीं है इसमें, मतलब बेड साइड वाला काम नहीं है, ज़्यादा हेडेक वाला नहीं है। लेकिन फिर भी पूरा दिन अपनी क्लासेस को रेडी करना, ये सारी चीज़ें करना, फिर आईसीयूज़ में इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी नर्सिस का काम, अगर आपको नर्सिंग का नहीं पसंद, बेड साइड काम नहीं पसंद, तो ये एक अल्टरनेट चीज़ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अपने पैसे बढ़ाने के लिए आप ओवर टाइम भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा शिफ्ट भी कर सकते हो अगर आपको करनी है। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में मैंने देखा है कि जैसे आप अगर मॉर्निंग ड्यूटी करते हो तो वहाँ पे आपकी कई बार डबल लग जाती है क्योंकि स्टाफ नहीं होता है। तो डबल ड्यूटी अगर आप करते हो तो डबल के आपको उतने ही एक्स्ट्रा, अगर 1500 रुपये आपको पर ड्यूटी के मिल रहे हैं तो 1500 और मतलब 3000 रुपये पर डे में आप कमा सकते हो। तो ऐसे करके महीने में अगर आपने 4 ड्यूटी एक्स्ट्रा कर ली तो आराम से 6000 आपका बन जाएगा, मतलब किराया या खाना पीना तो एटलीस्ट निकल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पैसे बढ़ा सकते हो। एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो तो आप साथ साथ में होम केयर में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। बहुत अलग अलग कंपनीज है आजकल जो कि होम केयर में एनरोल करने के लिए आपको बोलती है। उसमें आप डे केयर में जा सकते हो, किसी को आईवी इंजेक्शन लगाना है, किसी को आईवी कैनुला लगाना है, या फिर किसी को आईवी मेडिसिन देनी हो, एंटीबायोटिक्स वगैरह देने हो 2 टाइम, वो आप कर सकते हो। किसी को ट्रिकोस्टमी चेंज करनी है, किसी को फॉलिस कैथेटर डालना है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि मिल जाते हैं आराम से ही।
अंतारा में, मैक्स हेल्थ केयर में, है ना, और अपोलो वालों का भी अपना एक है, वहाँ पे बहुत सारे हैं जहाँ पे भी आप ज्वाइन करके करना चाहते हो, अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हो। तो ये सारे जितने भी तरीके मैंने आपको बता दिए, ये बहुत अच्छे तरीके हैं, मैंने खुद अपने ऊपर ये अप्लाई भी किए हुए हैं। तो इसलिए अगर आप ये तरीकों को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा आप पैसा भी बना सकते हो, हर चीज़ में आप आगे जा सकते हो, नॉलेज अपनी बढ़ा सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक ही जगह पे काम कर रहे हो, आगे कुछ सोचा नहीं है आपने कि क्या करना है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हो कि क्या करना है, बस जीएनएम करके बैठे हो, एक आईसीयू में, एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो पिछले 6-7 सालों में, और आपने आगे कुछ भी नहीं करा, तो ये सब किया वो ज़ीरो है। क्योंकि जब तक आपने कुछ आगे करा नहीं है ना, कोई क्या फ़ायदा है, कितना टाइम आप काम करोगे, है ना, एक ही पोस्ट पे या एक ही आईसीयू में या एक ही डिपार्टमेंट में। तो कोशिश करो अपने आप को इन्हेंस करते रहो, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते रहो, सारी चीज़ें करते रहो, तो आपकी सैलरी भी बढ़िया होगी, आपको खुद को मज़ा आएगा, आपको बोरिंग फील नहीं होगा कि मैं एक ही जगह पे खड़ा हुआ हूँ कि कितने टाइम से, है ना। तो बाकी ये सारी चीज़ों में कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, या फिर कोर्स ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई यहीं पे ज़रूर करूँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।